नमस्कार। आज मैं आपसे कामना के बारे में बात करना चाहती हूँ। कामना एक ऐसी चीज़ जो प्राकृतिक रूप से हमें मिली हुई है, पर कई बार कर्तव्य के नाते या धर्म के नाते या समाज के नाते, प्रतिष्ठा के नाते या एक कंडीशनिंग के नाते हम उसे दबाना चाह रहे होते हैं या हम उससे बचना चाह रहे होते हैं। अब ये कामना कई तरीके की हो सकती है। किसी को हो सकता है लड्डू की कामना हो, पर उसे डायबिटीज़ हो तो वो सामने से नहीं खा सकता। फिर वो क्या करेगा कि कभी छुप के खाएगा, कभी पीछे से खाएगा, चोरी से खाएगा, या तो फिर पहले से ही उसे इतना समझा दिया जाए कि तुम्हें डायबिटीज़ है, तुम्हारे लिए ये लड्डू क्यों इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्यों ये तुम्हारे लिए रिस्की है, तुम इसे क्यों नहीं खा सकते हो, या तो ये बता दिया जाए। ये तो रही लड्डू की बात। ये तो हमें साधारण लगता है कि ये भी कोई कामना हुई, पर और भी कई तरह की कामना होती है। हमारे बॉडी से रिलेटेड कुछ कामनाएँ होती हैं या हमारे लक्ष्य से रिलेटेड कुछ कामनाएँ होती हैं। कई सारी कामनाएँ हमारे जीवन में होती हैं, पर अधिकतर ऐसा देखा जाता है कि हम अपनी कामनाओं को अपने तरीके से ना देख के दूसरे किस तरीके से उसे देखेंगे, इस तरीके से देख रहे होते हैं। और इसी चक्कर में फिर हम सामने से अच्छा बनने के चक्कर में सामने तो दमन कर देते हैं, पर वो पीछे एक विकराल रूप में हमारे सामने आती है। ये कामना आप कई तरीके की देख सकते हैं। जैसे कि अभी फिज़िकल नीड को लेकर हम अगर बात करें, फिज़िकल नीड में क्या होता है कि ना तो हमारे भारत में इतनी ओपननेस है कि खुल के हमारे घर वाले, हमारे पेरेंट्स, भाई बहन, दोस्त, टीचर कोई हमसे बात करें उस बारे में खुल के, पर ऐसा नहीं होता। ना हमारे टीचर्स हमसे कुछ अच्छे से बात करते हैं, ना पेरेंट्स बात करते हैं। हमारे बुक्स में कुछ चैप्टर्स भी होते हैं। अगर मोस्टली आपने देखा है कि साइंस में जो बच्चे बायोलॉजी ले रहे हैं उनको वो चैप्टर पढ़ाया जाता है 12th में, पर जो बच्चा बायो से नहीं है फिर क्या वो नहीं पढ़ेगा उसके बारे में? होना तो ये चाहिए, हर किसी को पढ़ाया जाना चाहिए ये चीज़। और फिर 12th से क्यों? अभी जब हमारे इन्वायरमेंट में चेंज के हिसाब से इतनी जल्दी प्यूबर्टी आ रही है, तो फिर क्यों ना हम इस चीज़ को थोड़ा और जल्दी बच्चों को पढ़ाएं और जल्दी बताएं, उन्हें पढ़ाएं। हम देख रहे हैं 8th क्लास के बच्चों में भी मेंस्ट्रुअल आ रहा है, बच्चियों में, तो फिर हम क्यों ना इसको थोड़ा और जल्दी कर दें। पर अगर हम बता भी रहे हैं, हमारे टीचर्स इतने सही होते हैं, वो पढ़ाते ही नहीं बच्चों को, उसे स्किप कर देते हैं या कह देते हैं हर कोई पढ़ लेगा। इसका क्या मतलब है? अगर हम टीचर होकर खुद ओपन होकर नहीं बता पाएंगे बच्चों को, तो बच्चे कैसे समझेंगे? फिर इसका अंजाम होता है, कहीं पे रेप होता है, कहीं पे क्राइम होता है, कहीं पे कुछ भी होता है, फिर हम चिल्लाते हैं, हम कैंडल मार्च करते हैं, कभी कुछ करते हैं। उससे क्या होगा भाई? जो होना था वो हो गया। अभी हमारे सामने महाकुंभ जैसा इतना बड़ा पर्व चल रहा है। अब महाकुंभ में भी आप देख रहे हैं कई सारे लोग हैं जो साधु का रूप धर के, और 8 साल के 12 साल के बच्चे जो मेले में खो जा रहे हैं या कहीं से भी उनको उठा ले रहे हैं, उनको नशे में कर दे रहे हैं या उन्हें डरा धमका दे रहे हैं। फिर वो बोल रहे हैं कि आप बोल दो कि आप हमारे साथ आए हो, गुरुजी के साथ रहना चाहते हो, आप अघोरी बनना चाहते हो। मतलब ये क्या है? ये क्या दमन का परिणाम नहीं दिख रहा है आपको कि ये नतीजा दमन से ही आ रहा है? हमने कहीं पर उसे दमन किया, फिर वो इस रूप में सामने आ रहा है। वो बच्चे हैं छोटे, वो क्या समझेंगे? अभी वो इतने छोटे बच्चे, आप उन्हें डरा दोगे वो डर जाएंगे। और ये तो कुछ केस होते हैं जो हमें दिख जाते हैं, कितने सारे ऐसे केस होते हैं जो हमें दिखते ही नहीं हैं। बच्चे, छोटे बच्चे होते हैं, घर में भी कई बार उनके साथ दुर्व्यवहार होता है, बाहर भी होता है। मतलब ये क्यों हो रहा है? शायद इसलिए हो रहा है ना, क्योंकि हम उसके बारे में खुल के बात नहीं करना चाह रहे हैं, हम कुछ कह नहीं रहे उसके बारे में, ना समझना चाह रहे हैं उसे। तो अब वो बच्ची है छोटी, उसके साथ आप कुछ भी करोगे। अब वो ना अभी वयस्क है कि कुछ समझ पाए, अपनी डिसीजन ले पाए। अब उसको एक तो आप नशे में रख रहे हो या तो आप उसे डरा रहे हो। डर भी एक तरीके का नशा ही है, आप उस पर रख रहे हो, तो वो कैसे ही कुछ रजिस्ट कर पाएगी। और अगर वो रजिस्ट नहीं करेगी तो आप उसके साथ कुछ भी करोगे और फिर छोड़ दोगे। फिर आपको कहीं दिखेगा कि बच्चे भीख मांगती कहीं दिख रही है, कहीं कुछ करती दिख रही है, तो फिर हम ऐसे में कहते हैं कि हमारे भारत की ये हालत है, वो हालत है। भाई क्यों हालत है? पहले तो देखा नहीं आपने, मूल हम देखना ही नहीं चाहते, हम ऊपर ऊपर सब चीज़ें ठीक करना चाहते हैं। अगर कहीं पर नीचे से सड़न हो चुकी है तो आप बाहर से कितना भी उसे प्लास्टर कर लो, कुछ नहीं होने का है। अब यहीं पे ये भी बात है कि अगर कोई बात भी करता है इन सब मुद्दों पे, तो लोग उसके ऊपर उंगलियां उठाते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं। कई सारे ऐसे लोग हैं अभी भी, चाहे वो दार्शनिक हो, धार्मिक गुरु हो, अभी भी हमारे सामने हैं। जैसे अगर मैं आचार्य प्रशांत जी का उदाहरण लूँ, वो एक व्यक्ति ऐसे हैं जो इन सब पर कितने अच्छे से खुल कर बात करते हैं। ना तो वो उस पर कोई भी तरीके की नैतिकता थोपते हैं, ना तो कुछ थोपते हैं। वो एज साइंटिफिकली एकदम अच्छे से उस बारे में बात करते हैं, खुल के बात करते हैं कि चीज़ क्या है, हमें उसे कैसे देखना है। ना तो कुछ लोगों का कहना होता है कि इनके पास सिर्फ एक ही टॉपिक होता है, प्रेम के बारे में बोलने का, सेक्स के बारे में बोलने का, और कुछ इनके पास टॉपिक ही नहीं होता है। तो भाई मेरे ये तो देखो कि हमारे समाज में चल क्या रहा है। अगर हमारा और आपका समाज ऐसा है जिसमें यही सारी चीज़ें हर तरफ फैली हुई हैं, यही गंदगी चारों तरफ फैली हुई है, तो आदमी बात करेगा भी तो किससे? और ऐसा नहीं कि वो इसी पे बात कर रहे हैं, उन्होंने बहुत सारी चीज़ों पर बात की है, पर वही है कि हम कामना बस उतना ही देख पाते हैं कि जितना हमें अपने काम का लगता है हम उतना देख लेते हैं और उसका अफवाह उड़ाते हैं, कुछ का कुछ उसका करते हैं। तो पहली बात तो ये है कि हमें खुद को देखना होगा कि हमारे भीतर कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स है जो इतना ज़्यादा उबाल कर रही हैं।
और एक चीज़ और भी यहाँ पे है कि हम किताबों से इतना दूर हो चुके हैं, जिसकी वजह से अगर हमारे जीवन में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम किताबों की तरफ नहीं जाना चाहते। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर मुझे कोई भी प्रॉब्लम है, मुझे सपने आ रहे हैं, या फिर मुझे किसी चीज़ से डर लग रहा है, या मुझे वासना उठ रही है, तो हम इसका सलूशन कभी किताबों में खोजने नहीं जाएंगे। हम कभी ये नहीं चाहेंगे कि किसी ऐसे से बात करें जो इसको समझ चुका हो, जो इसको कुछ अच्छे से बता पाए हमें। कबीर साहब हैं, कितनी बार उन्होंने कितना कुछ बोला है, पर अभी शायद हम उनको भी पीछे छोड़ते चले जा रहे हैं। या तो हमने अपनी कक्षा में 8वीं 10वीं में 2-4 दोहे पढ़े हैं, उतने से हम उनको जानते हैं, और दोहे का भी शायद अर्थ का अनर्थ किया है हमने, उतना जानते हैं। इतना कुछ तो हमारे पास है पढ़ने के लिए, देखने के लिए, पर हम देखना ही नहीं चाहते, न पढ़ना चाहते हैं। तो मुझे यही लगता है कि ये सारी प्रॉब्लम इसलिए इतनी ज़्यादा फैली हुई हैं क्योंकि ना तो हम खुद को अच्छे से देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, ना ही कोई ऐसा हमें मिल रहा है जो हमें समझा पाए और दिखा पाए। और अगर कोई मिल रहा है तो हम उसकी वैल्यू नहीं कर पा रहे हैं। अगर कोई मिल रहा है इस तरीके से जो सामने से आके कुछ कह रहा है, हमें समझा रहा है, तो हम उसे अनदेखा करते हैं, उसकी मजाक उड़ाते हैं, और कभी उसको धर्म के नाम पे बोलेंगे ये धर्म के विरुद्ध कुछ बोल रहा है, कभी उसे बोल देंगे कि ये जेंडर बायसनेस होकर बोल रहा है। भाई एक बार देखो तो सही वो क्या बोलना चाह रहा है। ये तो रही किसी एक नाम की बात, और ऐसे कितने सारे नाम रहे हैं जिन्होंने इस बारे में खुलकर बोला है, लिखा है। कई सारे लेख हमारे सामने उपलब्ध हैं जिन्हें हम पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं, पर शायद हमें इन सब के बारे में या तो पता नहीं है, या हमने देखा है पर हमने पढ़ा नहीं है और समझा नहीं है उस चीज़ को। क्यों, या हम ये सोच लेते हैं ये तो हमें पता है, हम क्यों पढ़ें। अभी यहाँ पे कई सारे नाम हैं जिनमें मैस्लोस की हायरार्की अगर आपने पढ़ी है तो उन्होंने भी जो बेस में उन्होंने अपना पिरामिड दिया है, उस पिरामिड के सबसे बेस में जो उन्होंने बेसिक नीड के बारे में बताया है वो है फिजियोलॉजिकल नीड। अब उस फिजियोलॉजिकल नीड में ही वहाँ पे रोटी, कपड़ा, मकान जो हमें नॉर्मल जानते हैं, उसके बाद वहाँ पे बेस में ही हमें इंपॉर्टेंट चीज़ लगती है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो होती है सेक्स, रिप्रोडक्शन। वो हमें हर किसी को चाहिए होती है। पर हम क्या करना चाहते हैं कि हम रोटी, कपड़ा, मकान तक की तो बात कर लेते हैं कि पढ़ाई कर लो, जॉब कर लो, ये सारी चीज़ें, पर उसमें हम शायद रिप्रोडक्शन को पीछे छोड़ देते हैं या उसको इग्नोर कर देते हैं। मतलब जॉब के लिए तो हमने पहले से डिसाइड कर लिया है, हाँ जॉब करनी होती है और ऐसे रहना होता है, ये सारी चीज़ें, पर इस चीज़ के बारे में हमने या तो सोचा नहीं है, और सोचा है तो सिर्फ एक बात कि हाँ शादी होगी उसके बाद हम इसके बारे में सोचेंगे या कुछ कहेंगे। पर जो नीड है वो तो बचपन से होती है ना, वो जानवरों में भी होती है, हर किसी में होती है। ऐसा तो नहीं है कि वो कुछ हम ह्यूमन है तो हमारे भीतर नहीं होगी, बिल्कुल होगी, पर इस तरीके से अनदेखा करने का नतीजा यही होगा कि फिर वो विकराल रूप में हमारे सामने आएगी। इसी में सिगमंड फ्राइड जी हैं, उन्होंने भी उनकी जो थियरी दी थी साइकोसेक्सुअल एनालिसिस उनकी थी, उसमें भी उन्होंने बोला हुआ है, उन्होंने अपने मोस्टली मस्तिष्क के बारे में बोला है, ब्रेन के बारे में बोला है, कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड। हम जितना ज़्यादा किसी चीज़ को पीछे धकेलते जाएंगे, कामना को जितना पीछे करते जाएंगे, वो उतना ही विकराल रूप लेके और भी फोर्सफुली हमारे सामने आएगी। फिर उसी का नतीजा हम देखते हैं, क्राइम्स हो रहे हैं, तरह तरह की चीज़ें हमारे सामने दिख रही होती हैं। क्या जो क्राइम कर रहा होता है उसको नहीं पता होता है कि इतने सारे लॉज हैं, इतनी सारी स्ट्रिक्ट यहाँ पे हमारे पास लॉज लगे हुए हैं, इतनी कठिन सज़ा होती है, फिर भी कैसे वो कर लेते हैं? क्योंकि उन्हें पता होता है कि या तो उन्हें ये लगता है कि कोई हमें देखेगा नहीं, या तो उन्हें ये पता होता है कि कोई देखेगा भी तो क्या हो जाएगा, मौत होगा, जेल जाएंगे या छूट जाएंगे। मतलब सोचिए तो किसी कामना का इतना ज़्यादा विकराल रूप हमारे सामने होता है कि उस व्यक्ति आदमी सोच भी नहीं सकता इसका अंजाम क्या होगा, बाद में मेरे साथ क्या होगा। अभी इन्हीं सिगमंड फ्राइड जी के स्टूडेंट रहे हैं विलियम रेक, उन्होंने भी कितना ज़्यादा खुल के बोला है। उनकी बुक का नाम है लिसन लिटिल मैन, जिसमें उन्होंने पूरे तरीके से हमारे रोज़मर्रा के जीवन के एक एक पहलू को उठा के एकदम अच्छे से बोला है। वो एक तरीके से उन्होंने मतलब इतना खुल के साथ किसी ने नहीं बोला होगा जितना खुल के उन्होंने हमारे बारे में बोला हुआ है कि हम कैसे, हम हैं तो किसी और तरीके के, एक तरीके से हम भी भीतर से हैं जानवर ही, पर हम इतना ज़्यादा दमन करते हैं और दिखावे के चक्कर में हम ऊपर से इतना अच्छे नैतिक सभ्य बनने की कोशिश में पीछे कितना कुछ गलत कर रहे होते हैं अपने साथ। तो कब पढ़ेंगे हम इन सबको? क्या जब सब कुछ नष्ट हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा हमारे हाथ में, तब हम जाएंगे पढ़ने इनको? या अभी कुछ बचा है, हम संभाल सकते हैं, हमारे हाथ में थोड़ा तो अभी टाइम है कि हम थोड़ा संभाल सकते हैं चीज़ों को, तो कब पढ़ेंगे? लिसन लिटिल मैन हुआ, सिगमंड जी हुए, या मैस्लो की हायरार्की हुए, और भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप साइंस भी अच्छे से पढ़ रहे हो, साइंस के स्टूडेंट हो, अगर नहीं भी हो स्टूडेंट तो भी अगर सर्च करके पढ़ रहे हो तो भी चीज़ों को समझ पाओगे। ये सब कुछ बस जस्ट केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है। जैसे हम बाहर केमिस्ट्री में लैब में जाके रिएक्शन करवा रहे होते हैं, वैसे हमारी बॉडी भी रिएक्शन कर रही होती है, पर मुझे इतना इंपॉर्टेंस दे देते हैं लव एंड पता नहीं क्या क्या, उसको इतना ज़्यादा ग्लोरीफाई कर देते हैं राधा कृष्ण की तरह, शिव पार्वती की तरह। भाई ये क्या बात है, उसको ठीक से देखो तो। और शायद यही मूल बात है कि हम समझते नहीं हैं, उसका महिमा मंडन कर देते हैं, इसलिए वो चीज़ और भी ज़्यादा नैतिकता के रूप में हमारे सामने आती है। प्रेम, अभी कबीर साहब ने एक दोहा भी कहा है, प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न जाने कोई,
जा मारक साहब मिले प्रेम का आवेशो, पर हमें सुनना ही नहीं है इनकी बात। हमें तो बस यही करना है कि भाई हम हैं लैला मजनू, हम हैं हीर रांझा, हम क्यों किसी की बातें सुने। मतलब मेरा इरादा किसी को हर्ट करना नहीं है, पर इस तरीके से जो क्राइम्स हो रहे हैं उसको देखेगा कौन? हम कितना दिखा करते रहेंगे। अभी आपको लग रहा होगा आज मेरे साथ कुछ नहीं हुआ, मेरे साथ नहीं हुआ तो मैं क्यों इस पर बात करूँ। भाई कल हो जाएगा तो क्या करोगे? मतलब ये कोई बात थोड़ी ना हुई। और ऐसे जब तक हम देखेंगे कि मेरा घर, मेरे लोग अलग हैं, बाहर के लोग अलग हैं, ये कोई बात नहीं है। हर कोई अपना है ये। और शायद ये जो अलग की भावना है इसी वजह से इतने सारे क्राइम हो रहे होते हैं। हमें लगता है हम अपने के साथ कुछ बुरा नहीं करेंगे, दूसरों के साथ कुछ भी कर सकते हैं। मतलब ये क्या बात है? हम सभी तो शायद एक ही जगह से उत्पत्ति हुई है हमारी। क्या आप जानते हैं NCRB की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में प्रतिदिन 86 रेप के मामले दर्ज हुए हैं। ये तो वो मामले हैं जो दर्ज हो चुके हैं। उनके बारे में सोचिए जो दर्ज ही नहीं होते हैं, जिनके बारे में किसी को पता ही नहीं होता है, जिनके बारे में कोई रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है, जिनके बारे में कोई FIR नहीं होता है। पर जिनकी होती है वो भी मामले कितने ज़्यादा हैं, प्रतिदिन 86 मामले प्रतिदिन। वहीं अगर हम बच्चों की बात करें तो हमारी पूरी आबादी के लगभग 28.9 यानी 29% बच्चे ऐसे हैं जो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ का शिकार होते हैं, पर हम इसे अनदेखा कर देते हैं। और कई ऐसे भी होंगे बच्चे जिनके बारे में कोई बताता ही नहीं है, जो आंकड़े सामने ही नहीं आते हैं, जिनके बारे में हम सैंपल ले ही नहीं पाते हैं जिन बच्चों का। तो ये सारी बातें आप जब तक कामना का दमन करेंगे, आप कामना का निवारण कभी भी नहीं कर पाएंगे, किसी भी तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो अगर इससे आप उबरना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हमारा देश जो है वो एक अच्छी जगह पे हो, उसका एक अच्छा उत्थान हो सके, तो आप कम से कम चीज़ों को वैल्यू देना तो शुरू करिए। जो चीज़ें सही हैं उसको वैल्यू दीजिए, उसको बढ़ावा दीजिए। जो चीज़ें बुरी हैं उसको देखिए कि ये क्यों बुरी हैं। इस तरीके से इतने केस तो हमने देख लिए, 2, 4, 10 देख लेते हैं, पर इतने केस उनका क्या है जिनको हम देख ही नहीं पाते हैं। उनके बारे में सोचिए क्या होता होगा वहाँ पे। उन बच्चियों के साथ मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, काटा जा रहा है, फेंका जा रहा है, उसको हम नहीं देखेंगे। शुरुआत तो हमें अपने से करनी होगी ना। अगर हम दीपक बनेंगे तो हम औरों को प्रकाश दे पाएंगे। पर हम ये कहते हैं अरे मेरे अकेले बदलने से क्या होगा। भाई बूंद बूंद से घड़ा भरता है, क्यों नहीं होगा। खुद को देखिए, अपने घर में देखिए कैसे चल रहा है माहौल। क्या वहाँ पे जेंडर बायसेस नहीं हो रही है कि लड़की है इस तरीके का ड्रेस है, लड़का है इस तरीके का ड्रेस है, वहाँ से क्या अंतर नहीं हो रहा है। तो मेरी यही प्रार्थना है कि प्लीज़ इस तरीके का अगर आप चाह रहे हैं ये सारी चीज़ें ना हो समाज में, तो कृपया करके आप थोड़ा सा इन सब पे प्रकाश डालें, थोड़ा गौर करें, रुक के देखें, समझे चल क्या रहा है चीज़ों को। ऐसे ऊपर ऊपर से चीज़ें नहीं ठीक हो पाएंगी। हम कितने नियम बनाएंगे? नियम वहीं तक लगेंगे ना जहाँ हम चीज़ों को देख पाएंगे। जहाँ हम नहीं देख पाएंगे वहाँ पर कौन सा नियम लगेगा? अंधेरी कोठरियों में कौन सा नियम लग पाएगा, बताइए आप। तो कृपया करके अपने तल से देखना शुरू करिए, अपने तल से समझना शुरू करिए, चीज़ों को देखिए, किताबें पढ़िए, जो बोल रहे हैं हमारे बारे में उनसे समझिए कि वो कहना क्या चाह रहे हैं।